हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड यूपीएससी। और आज हम बात करेंगे भारत में जो रुपया लगातार गिरते जा रहा है, फॉल हो रहा है, उसके बारे में। ये न्यूज़ 24 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस ने कवर की थी और इसी न्यूज़ के बारे में आज हम देखेंगे। पर आज हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये रुपया जो है ना, एक मिनट सॉरी। ये देखो रुपया जो था 76, यानी कि ये क्या है पता है कि आपको $1 अपने को कितने में मिलता था? पहले $1 अपने को मिलता था 76 रुपए में। अब कितने में मिलेगा $1? अब मिलेगा अपने को 81 के करीब करीब, यानी कि 80 रुपए में $1 मिलेगा। तो इसकी प्राइस, डॉलर की प्राइस बढ़ क्यों रही है, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, ये न्यूज आई थी, ये इसी का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, परंतु उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि करेंसी क्या होती है और इसकी जरूरत क्या होती है हमको। ठीक है, मान लो ये है हमारा इंडिया, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आपको? ये है हमारा भारत। ठीक है, तो भारत में राज्यों ऐसे लोग रहते हैं जो जिनके पास पैसा बहुत सारा होता है और वो विदेश में घूमना यानी कि यात्रा करना चाहते हैं। तो देखो होता क्या है, हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। मान लो इंडिया की रुपया है, पाकिस्तान की भी रुपया है, जैसे ब्रिटेन की पाउंड है, मलेशिया की रिंगिट है। इसी तरह यूएसए की क्या है, ये है यूएसए। इसी तरह यूएसए की क्या है, डॉलर है। तो अब मान लो कि राजू को जाना है यूएसए में। तो यूएसए में जब जाएगा तो इसको इंडियन रुपए में पेमेंट कर सकेगा क्या? कि वहां पे अगर कुछ लेना है या उसको कुछ खाना है या उसको कुछ खरीदना है तो इंडियन रुपये यहाँ पे नहीं चलने वाला है, इसको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो अब जब ये अमेरिका में गया तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो इंडियन रुपीज है ना इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, करेंसी एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया था, एक मिनट। अब डॉलर की प्राइस क्या चल रही है, पहले तो 76 थी, अभी क्या चल रही है, अभी 80 रुपए चल रही है। तो क्या करेंगे ये, इंडिया के अपने 80 रुपए देगा और $1 खरीदेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। ठीक है, और ये एक्सचेंज यहाँ पे करेंगे, इसको बोलते हैं एक्सचेंज मार्केट। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा बैंक में, क्योंकि देखो भाई मैं इंडिया से आया हूँ और मुझे आपके करेंसी की जरूरत है, आपके देश की, क्योंकि हमारा रुपया तो चलने वाला नहीं है। तो बैंक वाला कहेंगे कि ठीक है भाई, आप मुझे 80 रुपए दो, मैं आपको $1 दूंगा। तो राजू पूरा का पूरा जितने इसको डॉलर की जरूरत है ये कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हमको करेंसी की जरूरत क्यों होती है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और हमारा रुपये यहाँ पे नहीं चलने वाला। आई होप यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। देन अब बहुत से आपने न्यूज में सुना होगा कि रुपए में गिरावट, रुपया फॉल हो रहा है, परंतु इसके पहले आपको ये समझना तो पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत जनों को इसका मतलब ही नहीं होता और न्यूज पढ़ने चले जाते, फिर समझ में नहीं आता आपको। ठीक है, तो देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, फॉल इन रुपए, यानी कि रुपए में गिरावट का। और देखेंगे कि इसकी प्राइस कैसे तय होती है। जो अभी राजू ने $1 जो खरीदा ना, कितने रुपए दिए, 80 रुपए दिए। तो ये कुछ दिन पहले क्या था, ये कुछ दिन पहले 70 रुपए था। तो ये जो यानी कि फ्लक्चुएट कर रहा है प्राइस, तो ये कैसे डिटरमाइन होती है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। मान लो ये एक लड़की है जो डांस करती है, इसका नाम क्या है, डॉलर। समझ लेना ये डॉलर ही है, ये पैसे ही है, परंतु मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ये डॉलर नाम की एक लड़की है, समझ लो। अब आपको इसको लेना है, तो राजू गया घूमने, उसको भूल जाओ। अभी सिर्फ हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसकी प्राइस कैसे तय होती है, डॉलर की प्राइस कैसे तय होती है। ठीक है, तो ये है राजू, ये है बाबू भैया, इन दोनों को डांस देखने का शौक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि ये डॉलर, ये जो लड़की है मुझे मेरे घर पे चाहिए डांस करने के लिए। तो ये क्या करता है, मैं बोलता है कि 15 रुपए में इसको खरीदने को तैयार हूँ। तो ये क्या करता है, बाबू भैया मैं 20 दूंगा, फिर ये क्या करता है, मैं 25 दूंगा, फिर ऐसे ही करते करते इनकी बोली चालू होती है। ठीक है, 30, 40, 35, 45 ऐसे करके अब राजू बोलता है कि मैं लास्ट 75 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, डॉलर की प्राइस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये डॉलर के लिए कितने रुपए दे रहा है, राजू बोल रहा है कि 75 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, और बाबू भैया कहते हैं कि 80 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अब डॉलर को फायदा क्या, कौन से इसमें है, 80 रुपए में। तो फाइनली बाबू भैया क्या, जीत जाते हैं, विन हो जाते हैं। तो अब देखो डॉलर की कीमत कहाँ से शुरू हुई थी, ये देखो $1 15 रुपए का था। अब कितने पर पहुंचा ये डॉलर, अब ये डॉलर पहुंचा 80 रुपए पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रुपये का फॉल होना। ठीक है, यानी कि परचेसिंग पावर जो है ना रुपए की, वो कम हो गई। पहले 15 रुपए में $1 मिलता था, अब कितने में मिल रहा है, अब 80 रुपए में मिल रहा है, यानी कि 20-75 होते होते 80 रुपए में गया वो डॉलर। तो इसको भी बोलते हैं रुपये का डिप्रिसिएट होना, यानी कि रुपए का गिरना। ठीक है, बहुत जन को लगता है कि रुपए का, ये तो अब बहुत जन का है कि सर ये तो 15 था, ये 20 हो गया, 75 हो गया, गिरा थोड़ी, ये तो बढ़ा।
अरे भाई हम डॉलर के मुकाबले बात कर रहे हैं, पहले एक डॉलर कितने का मिलता था, 15 का मिलता था, अब कितने का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, अब 75। यानी कि जो रुपए की क्षमता है ना हमारी परचेसिंग करने की, इसकी कम हो गई है। यानी कि मान लो आप 15 रुपए एक डॉलर मिल रहा है, अभी कितने मिल रहा है, 80 रुपए में मिल रहा है। तो ये महंगा हो गया ना, क्योंकि ये तो महंगा हो गया। जैसे गोल्ड का प्राइस ले लो या मोबाइल का प्राइस ले लो, मान लो पहले आपको ये जो अभी डॉलर को मोबाइल समझ लो, मोबाइल कितने में मिलता था, 15 में, अब कितने में मिल रहा है, 80 में। तो आप क्या बोलोगे कि रुपया बढ़ गया? नहीं, रुपया यानी कि उसकी प्राइस कम हो गई लेने की। तो ये होता है रुपए का गिरना या रुपए का डिप्रिसिएट होना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर प्राइस कैसे तय होती है? ये देखो, डिमांड एंड सप्लाई पे इसकी प्राइस तय होती है। कैसे? ये देखो, इनके पास डिमांड भी है, सप्लाई भी है। डिमांड किस चीज की है? डिमांड इस चीज की कर रही है, डॉलर हमको चाहिए। और इनके पास सप्लाई भी है, पैसे की। बाबू है के पास कोई कमी नहीं है पैसे की। तो देखो, तो इस तरह से डॉलर की प्राइस तय होती है। यहाँ पे आपको आसान भाषा में समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ना देखो, अब रुपया कितने पे पहुंचा है? 76 था कब? अप्रैल 12 में, ठीक है। अब कितने पे पहुंचा? ये 23 सितंबर को 80। तो इसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, ठीक है। तो देखते हैं इसका शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे इंडिया में जो आरबीआई बैंक है ना, वैसे यूएस में क्या है, फेडरल रिजर्व बैंक है, ठीक है। तो इसने क्या किया था, जब 2019-20 में जब कोरोना आया था ना, तो इसने अपने जो इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि जो इन्वेस्टर बैंक से लोन लेता है इन्वेस्ट करने के लिए, उसका रेट कितना था, 0.001%, ठीक है। तो यानी कि अमेरिका में था। तो अमेरिका ने सोचा कि देखो क्या करते हैं, ये जो है अभी अमेरिका में अगर ये इतना लोन उठा के मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ब्याज भी नहीं मिलेगा, और स्लो डाउन चल रहा है। तो ये क्या करते हैं, इंडिया में आ जाते हैं, डॉलर इन्फ्लो इन इंडिया। तो क्या होता है, डॉलर का सप्लाई जो है ना इंडिया में बढ़ जाता है, और इसकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। जिस चीज की सप्लाई बढ़ जाती है, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये रूल है इकोनॉमिक का, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा, अमेरिका के लोगों ने, यार हमारे घर में यानी कि हमारे होम कंट्री में तो 0.01% पे यानी कि ब्याज दर है। यानी कि हमको कितना देना होगा, अगर मैं 100 रुपये लूंगा तो इसको इसको इतना इंटरेस्ट लगा के वापस देना पड़ेगा गवर्नमेंट से। परंतु इंडिया के शेयर मार्केट में हमको रिटर्न कितने का मिल रहा है थी, 3.15% का। तो मान लो इसकी गैप जो है, यहाँ पे हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और यहाँ पे हम अपना जो लोन लिया ये यूएस गवर्नमेंट को आराम से चुका सकते हैं, क्योंकि रिटर्न हमको बहुत ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे इंडिया में। तो ये क्या करते हैं, डॉलर लेके इंडिया में आ जाते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। जहाँ पे इनको इंडिया में प्रॉफिट मिलेगा, वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है इतना, और यहाँ पे इनको ब्याज भी देना है कितना, 0.1%, यानी कि 0% मान लो। अगर कोई आदमी यहाँ से 100 रुपए लोन ले रहा है यूएसए से, इंडिया में आके वो कितना कमा रहा है, 103 रुपया कमा रहा है लगभग, ठीक है। तो इसका क्या है, 3 रुपए तो प्रॉफिट है ना। तो ये क्या करेंगे, इसके 50 पैसे इसको दे देगा, यानी कि 100 यानी कि 50, और इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 2.5 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए इंडिया में आ जाते हैं। तो होता क्या है इसमें, डॉलर का सप्लाई इंडिया में बढ़ जाता है, यानी कि डॉलर बहुत सारा इंडिया के मार्केट में पड़ा रहता है, तो इसलिए इसकी डिमांड कम हो जाती है। तो अब डॉलर कितना है, मान लो अब इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो $1 इज इक्वल टू 75 रुपए है। परंतु होता क्या है, अब यूएस के गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई, हम इंटरेस्ट रेट अब बढ़ा रहे हैं, यानी कि अब जो 0% था ना, इसको हम अब 3.15% कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कोविड 19 में हमने आपको अपॉर्चुनिटीज दी थी, क्योंकि स्लो डाउन चल रहा था। परंतु अभी कोरोना काल खत्म हो चुका है, तो हम इंटरेस्ट रेट में हाइक करने वाले हैं। तो देखो, अभी जो न्यूज आई थी ना कि यूएस की फेडरल रिजर्व बैंक ने रेट हाइक किया, तो अभी क्या किया इन्होंने, रेट हाइक कर दिया। अब मान लो, अब देखो, पहले क्या था इंटरेस्ट रेट, 0.1%। इंडिया में रिटर्न की गारंटी कितनी थी, 3.15%। तो इनको प्रॉफिट मिल रहा था। अभी क्या किया, अभी तो बोला कि अभी तो कोरोना खत्म हो गया, अभी हम इनका इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ा रहे हैं। अगर आप लोन 100 रुपए लोगे, तो इस पे 3 रुपए ब्याज लगेंगे। तो यहाँ पे पहले 0.1% ब्याज लगता था। अभी क्या किया, तो अभी इन्होंने सोचा कि यार इतना लोन कहाँ से दे, क्योंकि इंडिया में तो फिर इतना ही तो हमको रिटर्न मिल रहा है ना। अगर हम यहाँ से यूएसए से पैसे लेकर हम इंडिया में अगर इन्वेस्ट भी करते हैं, तो हमको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे भी रिटर्न वाला सेम है। तो ना प्रॉफिट है, ना इनकम है, उल्टा पैसा हमको यहाँ पे ज्यादा भरना पड़ेगा अमेरिका में। तो ये क्या करते हैं, इंडिया से जो है ना, डॉलर का आउटफ्लो होना चालू हो जाता है। मतलब अभी पहले डॉलर कहाँ पे आया था, इंडिया में आ रहा था, यानी कि सप्लाई बढ़ रही थी। अभी क्या हो रहा है, इंडिया से डॉलर वापस जा रहा है, कहाँ पे, अपने स्वदेश यानी कि यूएस में वो वापस जा रहा है, जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो इससे क्या होता है, मार्केट में डॉलर की सप्लाई हो जाती है कम।
और डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जो चीज रेयरली मिलने लगती है ना, जैसे आलू ले लो, टमाटर ले लो, जब भी इनकी शॉर्टेज, इनकी सप्लाई कम हो जाएंगे, उनकी डिमांड बढ़ जाएंगी। तो होता यही है कि इंडिया के मार्केट में क्या होता है, इसका सप्लाई कम होने लगता है डॉलर का। डॉलर की जैसे ही सप्लाई कम होगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएंगी। तो ये अब क्या देखो, ये अब 75 रुपए में मिल रहा था ना, अभी ये कहाँ पे पहुंचा, 80 रुपए में पहुंचा। तो शेयर मार्केट पे इसका ये इम्पैक्ट होता है, और हमारे इंडिया के इन्वेस्टमेंट पे या शेयर मार्केट पे या बॉन्ड मार्केट पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है। तो देखो, आरबीआई इसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करती है, जैसे कि आरबीआई इंटरवेंशन करके क्या करती है, जो डॉलर की यानी कि जो कम हुई थी ना, ये सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई कम हो रही है, तो आरबीआई क्या करती है, एक इंटरवेंशन करके ये सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई डॉलर को सेल करती है मार्केट में, ताकि इसकी सप्लाई बढ़े, ये वाली कंडीशन मिले फिर से, नहीं क्या, तो और डॉलर इतने में आ जाए। तो ये आरबीआई करती है, पर इस बार आरबीआई ने ये स्टेप नहीं लिया। ठीक है। डन। देखो, एज द रूपी ब्रीच 81 मार्क यूएस डॉलर, तो ये अभी हमारी गवर्नमेंट जो डिलेमा में है कि आरबीआई इंटरवेंशन करे या नहीं करे। क्यों नहीं करे, क्योंकि देखो, अभी अमेरिका के बैंक ने बहुत बार रेट बढ़ाया, तो हमने बहुत बार इंटरवेंशन किया है। ठीक है। तो हमारा देखो, फॉरेक्स रिजर्व कितना था, इतना था टोटल 634 बिलियन डॉलर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व बचा था। परंतु हमने क्या किया, ये जो डॉलर की सप्लाई बढ़ाने के लिए 8 मंथ में इसको इन्वेस्ट किया, 90 बिलियन जो है ना, हमने मार्केट में डाला, करीब करीब 11 बिलियन जो है कम होते गया। तो कम होते होते ये कितना बचा, 545, यानी कि कहाँ पे 634 और कहाँ पे 545। अब कह रहे हैं, यानी कि अब गवर्नमेंट कह रही है कि यार हमने तो ऑलरेडी बहुत पैसा मार्केट में डाला, यानी कि डॉलर की सप्लाई बढ़ाने के लिए हमने हर बार इंटरवेंशन किया, अब फिर भी यूएस की बैंक अभी हाइक ही कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस बार जो जब यूएस की बैंक ने हाइक किया ना, इस बार इंडिया ने अपना आरबीआई ने इंटरवेंशन नहीं किया, तो अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना बचा है, 545, जो कितना था, 634 था। ठीक है। 90 बिलियन लगभग एक कम हो चुका है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, तो क्यों कम हुआ, इसीलिए कम हुआ क्योंकि आरबीआई डॉलर की सप्लाई बढ़ाना चाहती है इंडिया के मार्केट में, ताकि डॉलर की प्राइस ना बढ़े। जो छात्र 76 है ना अभी, 76 से कितने चली, 80 चली। तो यही प्राइस कंट्रोल करने के लिए, इसी प्राइस को लाने के लिए डॉलर जो है ना, आरबीआई जो इंटरवेंशन करती रहती है अपने इंडिया के मार्केट में, डॉलर की सप्लाई बढ़ाकर। डन। अभी देखो, रुपया क्यों गिर रहा है, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। देखो, ये 76 चल रहा था, ये 80 हो गया अभी। इसके कुछ रीजन होंगे ना, ये ऐसे ही तो नहीं गिरेगा अपने आप। तो देखो, एक तो रीजन है, रूस यूक्रेन जो वार शुरू हुई, अभी इसको 6 महीने हुए, इसकी समाप्ति नहीं हुई। इससे क्या हुआ, जो फूड चेन या कुछ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चेन रहती है, इसमें ये बाधित हो गई है, ऑब्स्टेकल हो गई है। तो सामान मिलना लोगों को कम हो गया, तो इस वजह से रुपए की प्राइस बढ़ रही। क्यों, अभी तक इसका कोई रिजल्ट भी नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, हम पेट्रोल डीजल जो है ना, इंपोर्ट करते हैं बाहर देशों से। तो इस युद्ध के कारण क्या हुआ, तेल की प्राइस में जो है ना वृद्धि हो गई। कितनी ग्रोथ, यानी कि 30% प्राइस बढ़ गई। मान लो अगर पहले हमको इंडिया में 100 रुपए में मिलता था ना एक बैरल, हम अब हमको कितने मिल रही है, 130 रुपए मिल रही है। तो इस कारण भी डॉलर, यानी कि जो इंडिया में जो डॉलर था, हमको इनको पैसे देने पड़ते हैं जब हम ऑयल बुलाते हैं। तो इस वजह से भी डॉलर इंडिया में कम हो रहा है, यानी कि सप्लाई कम हो रहा है। सप्लाई जब कम होंगी, उसकी डिमांड बढ़ेंगी। तो एक रीजन ये है। क्यों, भारत द्वारा 80% से अधिक तेल आयात किया जाता है, जो पेट्रोल डीजल आप सुनते होंगे। देन, भारत का आयात बिल बढ़ रहा है। मतलब देखो, हम ऑयल, क्रूड ऑयल जब इंडिया में इंपोर्ट करेंगे, तो हमको पैसा देना पड़ेगा। पैसा ये रुपए में नहीं लेंगे, ये डॉलर में लेंगे। तो इसलिए बोल रहा है कि ये इसका इंपोर्ट बिल जो है, हमारा इंपोर्ट बिल जो है राइजिंग हो रहा है। एक रीजन ये है, अगर इंपोर्ट बिल राइजिंग होगा तो डॉलर की सप्लाई कम होगी, क्योंकि डॉलर हमको पेड करना है, जिससे हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं। तो उसकी सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, इसलिए एक रीजन ये भी है। देन, देखो, मार्च महीने के बाद अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा बेंचमार्क ब्याज दरों में बढ़ोतरी अभी भी की है। 2 दिन पहले ही न्यूज आई, इसकी वजह से भी क्योंकि देखो, यूएसए के इन्वेस्टर को अभी इंडिया में फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने 3.15% जो है ना, जैसे इंडिया में रेपो रेट होता है ना, उनका भी इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा दिया। तो अब ये वो इंडिया में रहेंगे क्यों, तो ये अपना निवेशक जो है भारत से पैसा निकाल रहे हैं और अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष में भारतीय इक्विटी बाजार से $32 बिलियन निकाले गए। $32 बिलियन निकाले गए का मतलब, डॉलर जो है ना, इसकी सप्लाई जो है 32 बिलियन कम हो गई, तो इसकी डिमांड तो बढ़ेंगी ना भाई। तो ये रुपया का मूल्य गिराएंगा और डॉलर की मांग बढ़ाएंगा। तो इसीलिए डॉलर की मांग बढ़ रही है और आपूर्ति में कमी हो रही है। देन, अब आप बोलोगे कि सर ठीक है,
यूएस फेडरल रिजर्व बैंक हाइक क्यों कर रही है प्राइस? इसको क्या खुजली आ चुकी है कि ये प्राइस हाइक पे हाइक कर दी जा रही है और हमारे इंडिया पे इसका असर हो रहा है? देखो, यूएस फेडरल ने बोला है कि देखो, इसका एक रीजन तो इंडिया को ये झेलना पड़ेगा। फ्यूचर में भी ये हाइक करने वाले, क्यों हाइक करने वाले? इनके जो वहाँ के आरबीआई, जैसे हमारे बैंक में आरबीआई होती है, वहाँ के फेडरल बैंक के जो चेयरमैन होते हैं, देखो यूएस फेडरल रिजर्व चेयर जोर्मी पोवेल, ठीक है, इन्होंने बोला है कि देखो भाई, हमारे जो अमेरिका में ना इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन क्यों बोलता है? क्योंकि लोगों के पास लिक्विडिटी, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो हमको इसको क्या करना है, लोगों के हाथ से पैसा यानी कि वापस लेना है। तो पहले हमारे इसमें कितना था इन्फ्लेशन? 2% था। ये कहाँ पे पहुंचा? देखो 9.1% पे पहुंचा। ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है। अगर मान लो पहले कोई वस्तु 2 रुपए में मिलती थी ना, अभी अमेरिका में कितने में मिल रही है? 9 रुपए में मिल रही है। देखो, 100 से भी ज्यादा, यानी कि 100 में कितना, 4 4 रुपए, यानी कि 4 रुपीज पकड़ लो, 100% की वृद्धि। परंतु ये कितना हो रहा है? 9 पर। तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। और ये कह रहे कि देखो, जून में तो इतना था, और अगस्त में कितना है? 8.3%। हमको कितने पे लाना है इसको? 2% तक लाना है, तो हम तो हाइक करेंगे। तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कितना किया? 3.15% अभी फिलहाल में है। और उन्होंने कहा है कि देखो, हम 2024 तक आगे भी ये रेट जो है ना हाइक करते रहेंगे। कब तक हाइक करते रहेंगे? जैसे ये जो है ना 9% का जो इन्फ्लेशन है, ये 2% तक नहीं आ जाता। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जो चीजों की प्राइस बढ़ना, यानी कि मान लो कोई मोबाइल आपको पहले 100 रुपए में मिल रहा है ना, तो ये अभी आपको मिलेगा 208 रुपए में। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि इसकी प्राइस बढ़ रही है। तो अमेरिका की गवर्नमेंट यही कर रही है कि हमको 208 जो आया है ना, हमको 100 पे पहुंचना है, इसलिए हम प्राइस हाइक कर रहे हैं। और अगर ये इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे तो क्या करेंगे? लोन नहीं लेंगे लोग, क्योंकि उनको ब्याज ज्यादा दे रहा है। पहले 0.01% देना पड़ रहा था, अब कितना देना है? अब 3.15% देना है। तो लोग क्या करेंगे? लोन नहीं लेंगे। लोन नहीं लेंगे तो उनकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, ऐसे गवर्नमेंट का मानना है। देन अभी आप बोलोगे कि सर ठीक है, तो फिर इंडिया में क्यों रेपो रेट बढ़ा रहे हैं हमारे? ठीक है ना, तो इंडिया में भी सेम स्टोरी है। कोरोना काल में जो है ना, गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैकेज दिए थे लोगों को। लगभग ये 3.5 या 4 पॉइंट तक रेपो रेट था। यानी कि रेपो रेट क्या है? जो आप लोन लेते हो ना, इस पे जो आप इंटरेस्ट देते हो बैंक को, उसको बोला जाता है रेपो रेट। ठीक है, तो हमारे इंडिया में भी कितना है इन्फ्लेशन? 7% है। मान लो पहले कोई वस्तु जो है 5 रुपए में मिलती थी, अब ये कितने में मिल रही है? 7 रुपए में मिल रही है। और आरबीआई का टारगेट कितना है इन्फ्लेशन का? इनका टारगेट है 4 ± 2%, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा 6% तक जा सकती है, परंतु हमको रहना कितना है? 4% पे। और हमारा इंडिया में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है? 7% पे। तो इसलिए आरबीआई भी अपना रेपो रेट बढ़ा रही है, और यूएस की फेडरल बैंक भी रेपो रेट बढ़ा रही है। तो इसलिए भी हमारी इंडिया की आरबीआई भी अपने रेपो रेट में हाइक कर रही है। ठीक है, अभी हमारी इंडिया में इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा? देखो, ये देखो 2014 से लेके 2019 का डाटा है। ठीक है, कितना था इन्फ्लेशन? 2.86%, और ये 3%, यानी कि हमारा टारगेट कितना है आरबीआई का? 4 ± 2%, यानी कि 4 में 2 माइनस हो सकता है और 4 में 2 प्लस हो सकता है। मतलब मैक्सिमम 2%, मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6% हो सकता है। परंतु अभी ये 2014 से 2019 में कंट्रोल में था, परंतु ये देखो 2019 के बाद जो है ना, ये 2022 का अगर देखे तो ये पता चल गया। ये देखो 7.6% और 7% चल रहा है, ये दोनों। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, जो आप खाना पीना खाते हो ना, उसका ये रेट है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये बहुत ज्यादा हो गया है, इससे लोगों को दिक्कत होगी। और लोगों को तो दिक्कत होंगी, परंतु गवर्नमेंट को भी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही चीजों की प्राइस बढ़ जाती है ना, लोग रास्ते पे उतर जाते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी गिर जाती है। तो ये अपनी प्राइस हाइक कर रही है। ठीक है, अब इसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, चलो देखते हैं। देखो, एक्सपोर्ट बिकम चिपर, यानी कि हमारा निर्यात जो है ना सस्ता हो जाता है, और विदेशी खरीदारों के लिए अधिक कॉम्पिटिटिव हो जाता है। देयर फॉर दिस प्रोवाइड अ बूस्ट डोमेस्टिक डिमांड। तो हमारा क्यों बढ़ता है? हमारा एक्सपोर्ट जो है बढ़ जाता है, तो इस समझते हैं। देखो, ये पूरा एग्जांपल सेम ही है। अब देखो, अब क्या है, ये राजू है, ये कहाँ पे रहता है? जो एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा है हमारा, तो ये रहता है इंडिया में। ठीक है, और बाबू भैया कहाँ पे रहते हैं? यूएसए में। तो हमारे इंडिया में देखो, राजू की क्या फैक्ट्री है? कौन सी? वाइन बनाने की। तो बाबू भैया को वाइन चाहिए रोज, यानी कि शाम को ये वाइन पीते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पहले जो है ना, $1 में कितना था? 15 रुपए था। अब $1 में कितना मिल रहा है? 80 रुपए। मान लो इस वाइन की प्राइस कितनी है? 20 रुपए थी, जब बाबू भैया यूएसए में
लगातार वाइन पी रहे थे रोज, तो इसकी प्राइस कितनी है, 20 रुपए है। तो पहले क्या होता था, पहले डॉलर की प्राइस कितनी थी, 20, और तो बाबू भैया को क्वांटिटी कितनी मिलेंगी वाइन की, एक मिलेंगी। परंतु हमारा रुपया गिरते गिरते कितने तक पहुंचा, 80 रुपए तक पहुंचा। तो अब बाबू भैया को ये जो वाइन की बोतल जो ना $1 में एक मिल रही थी ना, अभी $1 में कितनी मिलेगी, $1 में मिलेंगी 4 बोतल, क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ चुकी है, अभी 80 रुपए का $1 है। तो इसको 20 से डिवाइड करो, तो 4 बोतल बाबू भैया को मिलेंगे। तो बाबू भैया इसका फायदा उठाएंगे, क्यों, क्योंकि $1 में पहले इनको एक ही बोतल मिलती थी, अब $1 में इनको चार चार बोतल मिल रही है। तो ये क्या करेंगे, राजू को बोलेंगे कि भाई तू ज्यादा माल भेज मेरे को, अभी मैं खरीद के रख लेता हूँ स्टॉक, क्योंकि हो सकता है इसकी प्राइस कम भी तो हो सकती है डॉलर की, तो फिर मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इंडिया का इंपोर्ट बढ़ जाता है। और इससे होता क्या है, हमारे जो डोमेस्टिक घरेलू जो होते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ये बढ़ जाता है हमारा। तो इससे हमारा ये फायदा होता है, क्योंकि हम जब एक्सपोर्ट करेंगे हमको डॉलर मिलेगा, बाबू है डॉलर पे डॉलर भेजते जाएंगे, राजू डॉलर पे डॉलर कमाता जाएगा। देन भारत की यात्रा सस्ती होती है। जो अमेरिका से या ब्रिटेन से लोग घूमने आते हैं ना, उनको $1 में कितना मिल रहा है, 80 रुपए, पहले कितना मिलता था, 20 रुपए। तो वो कहेंगे कि चलो यार इंडिया में घूमने जाते हैं, क्योंकि $1 में अभी हमको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। एक फायदा इसका ये है। दूसरा, विदेशों में काम करने वाले, जैसे कि कुछ आप यूएसए में कुछ आपके अंकल वगैरह होंगे जो आपको पैसे भेजते होंगे। तो देखो पहले आपको जब अंकल पैसे भेजते थे, मान लो $2 भेजे, तो $1 20 का था पहले मान लेते, तो अब आपको कितने मिलेंगे, 40 मिलेंगे। अभी ये यही $2 के आपको कितने मिलेंगे, 80 रुपए मिलेंगे। तो एक फायदा ये है इसका, इंडिया में जो लोग रहते हैं जो पैसे मिलते हैं। अल्टीमेटली इट असिस्ट द इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डिफिसिट, यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमको डॉलर चाहिए। तो इसका एक फायदा ये भी है कि इसकी डॉलर हम एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो डॉलर आएंगे, तो हम इंपोर्ट बिल उसको आसानी से चुका सकते हैं। देन कुड प्रो टू बी बून, यानी कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। ये राजू की जो बियर बनाने या वाइन बनाने वाली कंपनी है ना, इसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बाबू भैया ऑर्डर पे ऑर्डर, यानी कि स्टॉक पे स्टॉक मंगवा रहे हैं, क्योंकि प्राइस का डॉलर की प्राइस ज्यादा हो गई है और इंडियन रुपए में उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं इस वजह से। तो ये है इसके फायदे, ठीक है। देखो अभी तो हमने देखे इसके पॉजिटिव इफेक्ट, अभी इसके नेगेटिव इफेक्ट भी है। जैसे रुपया गिरता है ना, तो नेगेटिव इफेक्ट क्या है, हमारी इंडिया की जो हालत है ना, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है। मान लो हमने एक्सपोर्ट किया 20 का और इंपोर्ट किया 40 का, अब एक गैप कितनी है, 20 की। अब हम हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो हम हमारे इंडिया से सामान कम भेज रहे हैं, 20 रुपए का भेज रहे हैं, और हम बुला रहे हैं 40 रुपए का। तो 20 रुपए के जो बिल हम पे बचा है ना, तो ये हमको डॉलर में पेड करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, करंट अकाउंट डिफिसिट हमारा बढ़ जाता है। तो यही बता रहा है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जब रुपया गिर जाता है, तो गुड्स और वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है। मान लो कोई, तो ये क्या करेंगे, इसको मैं आसानी से समझाता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, देखो। अब मान लो यही एग्जाम्पल सेम लेते हैं हम। अब बाबू भैया रहते हैं इंडिया में, अब राजू कहाँ पे रहता है, यूएस में रहता है, ठीक है ना। तो इसकी यूएसए में वाइन बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, और राजू भैया अपना सॉरी बाबू भैया इंडिया में वाइन पीते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, बाबू भैया जब वाइन बुलाते थे, पहले कितने में मिलती थी, पहले मिलती थी इनको 20 रुपए में एक बोतल। तो इंडिया में कितने में आती थी, 20 रुपए की इनको पड़ती थी, अमेरिका से बुलाते थे 20 रुपए का पड़ रही थे। परंतु अब देखो बाबू भैया को एक बोतल कितने की पड़ रही है, 80 रुपए की पड़ रही है। तो ये यही बोल रहा है स्टेटमेंट, कि इससे इंपोर्ट करने वालों को नुकसान होता है, क्योंकि पहले इंपोर्ट बाबू भैया जब इंपोर्ट करते थे यूएसए से वाइन, तो 20 रुपए की मिलती थी, अब बाबू भैया को कितने की मिल रही है, 80 रुपए की मिल रही है। लगभग लगभग 60 रुपए का इनको जो है ना घाटा हो रहा है, यानी कि करंट डिफिसिट अकाउंट बढ़ रहा है, हमको 60 रुपए पेड करने पड़ेंगे डॉलर में। तो ये यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप बाहर एजुकेशन करने जाते हो या ट्रैवल करने जाते हो या एजुकेशन, तो आपको इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि देखो पहले $1 में आपको 20 रुपए मिल रहे थे, अभी यानी कि 20 रुपए देने पड़ रहे थे $1 के लिए, अब आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 80 रुपए, यानी कि आपको ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ रही है डॉलर खरीदने के लिए। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है, अगर आप वहां पे रह के एजुकेशन करना चाहते हो तो आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देन इंटरेस्ट रेट बर्डन will increase on foreign currency dominated debt, हमारा कर्ज पर भी यानी कि ब्याज बढ़ेगा, क्योंकि अभी इसके डॉलर की प्राइस बढ़ चुकी है। तो हमको 80 रुपए यानी हो चुकी है $1 की प्राइस, तो हमको हम जो लोन लेते हैं ना, उस पे भी हमको ज्यादा इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वीडियो हो जाता है समाप्त। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आऊंगा या आपकी कुछ क्वेरी होंगी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।
थैंक यू फॉर विजिटिंग टू माय चैनल, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक करंट टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैंने आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए, धन्यवाद।